ICSE class 9 physics topic. Today's topic is law of motion. In first video about the law of motion. ये तुम लोगों के लिए मैं लॉ ऑफ मोशन से फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें पहला टर्म है फोर्स. व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. इट मीन्स फोर्स क्या है? इट इज अ पुश और पुल विच चेंज और टेंड्स टू चेंज. या तो उस बॉडी के स्टेट को चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे. फॉर एग्जाम्पल, टेंड्स टू चेंज मीन्स अ पर्सन अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द वॉल एंड वॉल विल बी नॉट इन अ moving position because it is a very hard and tough one. सपोज करो अगर कोई भी आदमी किसी वॉल पर अगर लगातार फोर्स लगा रहा है तो क्या वो वॉल क्या होगा? कोई चेंजेस आएगा? क्योंकि वो बहुत ही रिजिड और टफ है. दैट्स वाई वो अपने पोजीशन पे बिल्कुल एज इट इज पड़ा रहेगा. सो ये जो है टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. करने की कोशिश करेगा बट कर नहीं पाएगा. बट इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स बिकॉज इट टेंड्स टू चेंज द स्टेप. करने की कोशिश कर, ट्राई टू, बट वो हो नहीं पाएगा. अगर वो रिजिड उतना ना होता, उससे अगर हमारा फोर्स ज़्यादा स्ट्रोंगर होता तो वो अपने पोजिशन को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दे. सो फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट or uniform motion or direction of motion or the shape and size of a body. Okay, now force can be divided into two parts. Number one, that is contact force, and second one is non-contact. Contact force means when the ऑब्जेक्ट्स आर इन अ फिजिकल कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर. फिजिकल कॉन्टेक्ट अगर दो बॉडी और उसके बीच में जब भी अप्लाई हो रहा है तो अगर फिजिकली एक दूसरे से टच में है, दैट मीन्स इट इज नोन एज कॉन्टेक्ट फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, फ्रिक्शनल फोर्स. आज साइकिलिंग ऑन अ रोड. साइकिलिंग ऑन अ रोड, अब आदमी जो रोड पे साइकिल चला रहा है तो रोड और साइकिल के बीच में कॉन्टेक्ट है ना, तो उस टाइम पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यूज हो रहा है दैट इज नोन एज कॉन्टेक्ट फोर्स. ओके, तो कॉन्टेक्ट फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल है. नंबर वन, फ्रिक्शनल फोर्स. नंबर टू, फ्रिक्शनल फोर्स के बाद नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है? सपोज करो एक ये टेबल है और इसके ऊपर एक यहाँ पे बुक रखी है, तो बुक के वेट के कारण क्या है, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और इतना ही फोर्स इसके अपवर्ड की डायरेक्शन में भी लग रहा है, जो इसको क्या किया, बैलेंस किए हुआ है. तो ऐसे कंडीशंस को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. ओके, अब बुक लाइंग ऑन अ टेबल, तो ये बुक के वेट के कारण ये डाउनवर्ड की तरफ फोर्स काम कर रहा है, दिस इज डाउनवर्ड, और इतना ही इसके अगेंस्ट में भी कर रहा है, दैट इज नॉन अपवर्ड डायरेक्शन. इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. थर्ड वन इज टेंशन फोर्स. टेंशन फोर्स क्या है? सपोज करो कि एक थ्रेड ले लीजिए. एक थ्रेड है, उसमें से कोई बॉब यहाँ पे हमने इसको नीचे हैंग कर दिया. इसके कारण जो फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है दैट इज नोन एज टेंशन फोर्स. इसके कारण ये बिल्कुल स्केच है ना. एट दैट कंडीशन द फोर्स अप्लाइंग इन दैट कंडीशन इज नोन एज टेंशन फोर्स. ओके, नेक्स्ट वन है फोर्स ड्यूरिंग द कॉलिजन. नंबर फोर, फोर्स ड्यूरिंग द कॉलिजन. For example, there is a bus and there is a truck. There is a bus and there is a truck. जब ये एक दूसरे से दोनों से कोलाइड करेगा तो क्या होगा? इस कॉलिजन्स के कारण भी यहाँ पे एक फोर्स जो है अटैचमेंट हो रहा है. इस दैट कंडीशन दैट इज नोन एज अ कॉलिजन फोर्स. इसमें भी है कॉलिजन्स के कारण ही दोनों पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज नोन एज
कांटेक्ट, ये कांटेक्ट का एग्जांपल होगा क्योंकि दोनों बॉडी आपस में क्या होगी, कांटेक्ट होगा, फिजिकली कांटेक्ट में आएंगे लड़ने से पहले, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है फोर्स इज अ पुश और पुल। फिफ्थ में, अगर किसी बॉडी को आप खींचते हो, किसी बॉडी को अगर आप खींचते हो तो उसको पकड़ के खींचेंगे, यानी कांटेक्ट हुआ फिजिकली कांटेक्ट, या आप धक्का देते हैं किसी चीज़ को, मान लीजिए एक रोलर है, रोलर को रोल करने के लिए, जैसे क्रिकेट फील्ड पे वो रोलर है और रोलर को रोल करने के लिए हम लोग उसको फिजिकली क्या करते हैं, चलाते हैं ना, ऐसे डायरेक्शन में हम उसको बोलते हैं फोर्स एज पुश एज पुल, किसके लिए आएगा, कांटेक्ट फोर्स के लिए आएगा। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स फॉर कांटेक्ट फोर्स। नंबर 1 फ्रिक्शनल फोर्स, नंबर 2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नंबर 3 टेंशन फोर्स, नंबर 4 फोर्स ड्यूरिंग द कॉलिजन्स, नंबर 5 force as a push or pull. These all are the example for contact force. Okay. Next जो second type है, first type तो हो गया contact force, that is physically contact with each other. Second one is non-contact force. Non-contact force means they do not have a physical contact between each other. For example, gravitational force. This is an example for non-contact force because in that condition, for example, a ball dropped from a height. A ball dropped from a height fall downs because this is due to the gravitational pull by the earth. So this is an example for gravitational force. Okay. Second one is magnetic force. Magnetic force. A force between a piece of iron and a magnet. A piece of iron and magnet. Piece of iron and magnet, they do not have a physically contact with each other. इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन तब भी इस पर फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज नोन एज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड वन इज electrostatic force. For example, a plastic comb rubbing with a dry hair. एक प्लास्टिक कॉम ले लीजिए और ड्राई हेयर पर अगर बार बार आप रबिंग करिए तो जो हमारा कॉम है वो कुछ टाइम्स के लिए उसमें चार्जेस आ जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस उस पर आ जाएंगे, और जब हम उसको पीस ऑफ पेपर के पास ले जाएंगे तो दूर से ही वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दैट कंडीशन ऑल्सो दे डू नॉट हैव अ फिजिकली कनेक्शन बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, सो एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर अ बॉडी falling freely towards the earth, that is known as gravitational. Number 2, a magnet attracting a piece of iron and a magnet, that is a magnetic force, which is an example for non-contact force. Third one is electrostatic force, a plastic comb rubbed with against dry hair. That is the 3 examples for non-contact force. Okay. Now next topic is effect of force. What are the effects of force? Number 1, force can cause motion in a stationary body. For example, stationary body means that is in a rest. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उस पर आप फोर्स अप्लाई करिए वो मोशन में हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, a bowler can set a ball in a motion by bowling it to the stump. उसमें क्या करता है, उसको बॉलर उसको मोशन में लाने के लिए उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, then it will become in a condition of that is a motion. That means in a first condition it is in a stationary position, and after applying a force that will in a motion condition. So this is the first one, that is force can cause motion in a stationary body. Number 2, force can change the
डायरेक्शन ऑफ मोशन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। यानी अगर कोई भी बॉडी इस डायरेक्शन में आ रही है उस पर भी फोर्स अप्लाई करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए बैट्समैन हिट द बॉल विथ द हिट बैट, द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंज। दिस इज द सेकंड इफेक्ट, दैट इज फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मोशन ऑफ ए बॉडी। थर्ड वन, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अगर कोई भी मूविंग बॉडी है उसको हम फोर्स लगा के स्टॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मूविंग कार कम्स टू रेस्ट ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स। अगर कोई कार जो है अपने रनिंग कंडीशन में है, आप उस पर क्या लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे, देन इट विल बिकम इन अ स्टॉप और रेस्ट, वो रेस्ट में आ जाएगी या फिर स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट वन, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। अगर कोई मूविंग बॉडी है उसका हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं, आइदर इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी। फॉर एग्जाम्पल इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन में अगर लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में मोशन चल रहा है अगर उसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी बॉडी इंक्रीज कर जाएगी, यानी सेम डायरेक्शन में। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में यूज करोगे देन इट विल बिकम डिक्रीज। अगर बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है और इधर ही हम फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स द मोशन ऑफ द बॉडी दैट कैन बी increases way. And in the second condition, body is going in the main direction and you can apply a force that is opposite one, so the speed of the moving body that will decrease one. Okay, यानी अगर हम जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो इंक्रीज करेगा, और अगर दूसरे डायरेक्शन में यूज करेंगे, यानी बॉडी जा रही है ईस्ट में और हम लगा रहे हैं वेस्ट से, देन बॉडी का जो मोशन है वो डिक्रीज कर जाएगा। ओके, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। नंबर 5, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। अगर कोई बॉडी पे आप फोर्स यूज कर रहे हो तो उसके शेप और साइज में भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग इंक्रीजेस एज सस्पेंडिंग अ लोड फ्रॉम इट। एक आप स्प्रिंग कोई ले लीजिए और उस पर लोड अगर आप लगा रहे हैं तो उसकी साइज क्या होगी, लंबी हो जाएगी, है ना। सेकंड है ऑन प्रेसिंग ए पीस ऑफ रबर इट्स शेप एंड साइज विल चेंज। अगर कोई एक रबर ले लीजिए, अगर वो लंबाई में है, अगर उसको हम प्रेस करते हैं तो डिक्रीज कर जाएगा। अगर उसके साइड से हम लगाते हैं यानी उसके अगेंस्ट, यानी लंबाई में अगर यूज़ कर रहे हो तो वो और लंबा हो जाएगा। यानी दोनों ही कंडीशंस में क्या हो रहे हैं, चेंज द शेप एंड साइज। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। देयर आर 5 इफेक्ट्स आर रिटन फॉर्म। नंबर 1, फोर्स कैन कॉज मोशन इन ए स्टेशनरी बॉडी। अगर बॉडी स्टेशनरी पोजिशन में यानी रुका हुआ है, आप फोर्स लगाएंगे वो मोशन में आ जाएगी। नंबर 2, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ ए बॉडी, यानी उसका डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। नंबर 3, फोर्स कैन स्टॉप ऑफ ए मूविंग बॉडी। फोर्स जो है उसको स्टॉप कर सकता है। दिस इज द एग्जांपल फॉर व्हेन अप्लाइंग ए ब्रेक ऑन अ कार, व्हेन कार इज रनिंग पोजीशन एंड यू कैन अप्लाई ए ब्रेक, देन इट विल बिकम अ स्टॉप और रेस्ट। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स जो है उस बॉडी के जो स्पीड है उसको डाउन कर सकती है, चेंज कर सकती है, अप कर सकती है। इसके लिए 2 कंडीशंस हैं, इन द सेम डायरेक्शन अगर यूज करेंगे और इन द अपोजिट करेंगे। इन द सेम करेंगे तो वो इंक्रीज करेगी और इन द अपोजिट करेंगे देन डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। ऑलरेडी डिस्कस किए कि अगर हम कोई भी स्प्रिंग पे कोई लोड देंगे देन स्प्रिंग की लेंथ जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी,
या फिर रबर के लिए, रबर बैंड के लिए यूज़ कर सकते हो फोर्स, तो भी वो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। ओके, नाउ यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट क्या होगी फोर्स की? बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को किस में मेजर करोगे? केजी में। और एक्सेलरेशन को किस में मेजर करोगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। देन 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, सेकेंड वन, इसका CGS यूनिट जो होगा, CGS में क्या करेंगे? जो हमारा केजी होता है वहाँ पे ग्राम यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पे हम CGS में इसको डाइन बोलते हैं, DYNE। और 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1 डाइन, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 1 डाइन, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। अब 5 डाइन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ केजी है, तो केजी को अगर ग्राम में करोगे तो 1000 होगा, और मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 होगा। तो 1000 इंटू 100 करेंगे यानी 10 टू द पावर 5 आ जाएगा। यानी इसके रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे कि केजी को अगर सेंटीमीटर सॉरी ग्राम में तो 1000 से करेंगे, और मीटर को अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से करेंगे, तो इसलिए 1 न्यूटन की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 5 डाइन। दिस इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, CGS यूनिट ऑफ फोर्स के लिए डाइन यूज करेंगे और SI यूनिट के लिए न्यूटन बोलेंगे। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके।